हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड में। और जैसा कि आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे है स्कीम ऑफ द टेस्ट। ये किस टेस्ट की है? ये है एपीएफसी की। ठीक है, जिसके लिए आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं और मुझसे लगातार बोल रहे हैं कि एपीएफसी को लेके एक वीडियो में बनाऊं। तो जितने आप लोगों के मैसेज आए उसी हिसाब से एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है। तो मैंने यहाँ पे इसको पूरा डिकोड करने की कोशिश करी है कि इस पेपर का क्या स्कीम होता है, क्या सिलेबस होता है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या बुक्स फॉलो होनी चाहिए, उसके बाद में इसका पेपर किस तरह का आता है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। साथ में इसका बाय सब्जेक्ट एनालिसिस भी मैंने किया है कि पिछली बार कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आए थे। ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने खुद ही किया है। तो मेरे बनाने के बाद में मिल सकता है भली इधर से कॉपी करके। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए निकाली हैं जिससे आपको एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर मिले, ठीक है, एपीएफसी के बारे में कि बेसिकली क्या एग्जाम है, क्या इसका क्राइटेरिया है, ठीक है, किस तरीके से होता है। एक पूरी क्लियर पिक्चर देने की मैंने कोशिश करी है। तो पूरा जरूर देखिएगा वीडियो को क्योंकि लंबा हो सकता है, लेकिन आपके जितने भी एपीएफसी रिलेटेड डाउट हैं उनको मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है। और दूसरी बात, जो नोटिफिकेशन से रिलेटेड डाउट हैं या फिर कब से इसको स्टार्ट करेंगे, वो सब डाउट मैं आपके लास्ट में क्लियर करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्कीम ऑफ द टेस्ट। द टेस्ट विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन एंड द मीडियम ऑफ द टेस्ट विल बी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। बायलिंगुअल आपका 2 घंटे का एग्जाम होगा। जस्ट लाइक ईपीएफओ ईओ द टेस्ट विल बी एन ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर्स। वही ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एंड कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, 100 मार्क्स का ये रहेगा। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। एवरी रॉन्ग आंसर विल कैरी अ डिडक्शन ऑफ 1/3 ऑफ द मार्क्स। ये सब चीजें आपको पता है। ठीक है। 2 घंटे का रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 120 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का होगा। इफ नो आंसर इज मार्क्ड फॉर अ क्वेश्चन देयर विल बी नो पेनल्टी। ठीक है, वही जो हम छोड़ देते हैं तो कुछ नहीं है। इसके बाद देखिए ये सिलेबस ऑफ द टेस्ट है किसके द्वारा? ये है यूपीएससी के द्वारा। ठीक है। तो ये यूपीएससी के द्वारा सिलेबस है जिसमें उन्होंने आपको पता है बहुत ही छोटा सा सिलेबस दिखा के वहाँ बहुत कुछ होता है। ठीक है। तो जनरल इंग्लिश में सिंपल लिखा हुआ है टू इवेल्युएट कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखा है। इंग्लिश लैंग्वेज वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स, यानी सिंपल इंग्लिश रहेगी। इंडियन कल्चर हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स एंड करंट इवेंट्स। तो इसमें 4 सब्जेक्ट हैं एक ही लाइन में। इंडियन कल्चर हेरिटेज, अगर इनको आप एक भी ले लें तो फिर फ्रीडम मूवमेंट और करंट इवेंट्स। ये यूपीएससी का है। इसको डिकोड करके फिर क्या बनता है बेसिकली वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा, और उसके बाद में पेपर भी हम देखेंगे। ठीक है। तो इंडियन कल्चर हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट, करंट इवेंट, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। इसमें भी देखिए पॉपुलेशन रिलेटेड यानी बजट वगैरह, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह आ गया इसमें। डेवलपमेंट मींस करंट अफेयर से रिलेटेड डेवलपमेंट इसमें हो सकते हैं। और ग्लोबलाइजेशन यानी यूनेस्को, यूएनओ, ये सारी इंडेक्स, ये सब चीजें इसमें आ गई। इसके बाद गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल पॉलिटी, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी। ये करंट इवेंट्स कौन से रिलेटिव, कौन सी चीज से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड आ गया। यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग आप लोगों ने पढ़ी ईपीएफओ ईओ के लिए जैसे पूरी पढ़ाई मैंने, तो अकाउंटिंग के साथ यहाँ पे ऑडिटिंग भी है और इंश्योरेंस भी है। ठीक है। तो इंश्योरेंस के जो एग्जाम होते हैं अलग से, उनके लिए जैसे एनआईसीएल का एग्जाम होता है, न्यू इंडिया एश्योरेंस का एग्जाम होता है, तो उनके लिए जो बुक्स आती हैं जैसे किरण पब्लिकेशन की बुक आती है उसको आप रेफर कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। ऑडिटिंग और इंश्योरेंस से यहाँ पे एक एक क्वेश्चन ही रहता है। ठीक है, वो भी बेसिक लेवल का रहता है। ऑडिटिंग जैसे आपको पता है कि जो अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स उनमें ऑडिट करने के लिए जाते हैं, अलग से एक डिपार्टमेंट होता है इसका भी। ठीक है। तो वो क्या प्रक्रिया यूज करते हैं उसी तरह का एक क्वेश्चन रहता है। जरूरी भी नहीं है कि ना रहे, इसलिए ऑडिटिंग इंश्योरेंस जो डिफरेंट पार्ट है इनमें आपको ज़्यादा भी घुसने की जरूरत नहीं क्योंकि बेसिक और बाहर से ही क्वेश्चन इसमें ज़्यादा भी नहीं आता है। इसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, जो बताने की जरूरत नहीं है, आपने पूरा ईपीएफओ के लिए जो पढ़ा है वही लेबर लॉज हैं, कोड्स हैं, थ्योरी है। ठीक है, वही सब चीज़ें। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ पे आ गया है। फिर आ गया है जनरल साइंस। इसमें जनरल साइंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आ जाती है। इसके बाद है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। एलिमेंट्री में कुछ भी एलिमेंट्री नहीं है, आपने ईपीएफओ ईओ में देखा। ठीक है, उससे ऊपर ही लेवल इसमें आएगा। स्टेटिस्टिक्स,
स्टेटिस्टिक्स भी यहाँ पे है, इसका पार्ट है। जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग भी इसका पार्ट है। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, तो ये तो सिलेबस बाय यूपीएससी, ठीक है। अब इसको डिकोड करके जो मैंने आपके लिए बनाया है उसको देखते हैं, यूपीएससी एपीएफसी का सिलेबस, ठीक है। तो ये 17 टॉपिक हैं जो इस सिलेबस से निकलते हैं। जो सिलेबस मैंने आपको दिखाया ये यूपीएससी के द्वारा है, इससे ये टॉपिक मैंने निकाले हैं। और साथ में आगे जो लिखा हुआ है ये वो नंबर हैं जो रहे हैं पिछली बार के पेपर में। तो जैसा कि आप लोगों ने ईपीएफओ ईओ के पेपर में देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो पहले रहेगा वही इस बार रहेगा, लेकिन एटलीस्ट हमें ये आइडिया होता है कि ये वो टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। इतना आइडिया होता है। बाकी जो सामने नंबर लिखे हुए हैं वो बदल सकते हैं, लेकिन वो नंबर एटलीस्ट ये बताते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे इकोनॉमी में कोई क्वेश्चन नहीं आया आईपीएफओ ईओ में, लेकिन यहाँ पे 15 क्वेश्चन थे पिछली बार, यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप क्वेश्चन के नंबर देख सकते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और स्टेटिस्टिक्स के 28 काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, ठीक है। 120 में से लगभग तिहाई पार्टी कवर कर रहे हैं, जिसमें रीजनिंग भी ज़्यादा नहीं थी, स्टेटिस्टिक्स भी ज़्यादा नहीं थी, यानी मैथमेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। कंप्यूटर के वही 5 हैं। इसमें जनरल साइंस एंड टेक, इसके 12 क्वेश्चन है। इसमें जनरल साइंस तो आपको पता है 6 to 10th एनसीईआरटी बेसिक आती है। उसके बाद में साइंस एंड टेक, ये साइंस एंड टेक क्या है, ये करंट अफेयर्स का साइंस एंड टेक है, ठीक है। तो हम शुरू से देख लेते हैं। जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन, इंडियन कल्चर हेरिटेज 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी इंडियन वर्ड 3 क्वेश्चन, हिस्ट्री एंशियंट मिड लेवल मिडिएवल एंशियंट और वर्ड 9 क्वेश्चन, करंट इवेंट्स यानी प्योरली करंट अफेयर्स 5। ये पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स का पार्ट है, रिलेटेड टू यूएनओ यूएसको, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड 6 क्वेश्चन। इसके बाद है पॉलिटी 7 क्वेश्चन। इकोनॉमी मैंने आपको बताया काफी बड़ा रोल इसमें प्ले कर रहा है। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस एक एक क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। आईआर, लेबर लॉ जैसा बेसिक का आपने देखा था उससे थोड़ा अच्छा लेवल का इसमें आएगा, क्योंकि ये उसका सीनियर पोस्ट है, ए लेवल पोस्ट है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी में क्या क्या आता है, गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं, प्लस सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड जो लेबर लॉज हैं, कोड से, वो आते हैं। 4 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स का आपको मैंने बताया काफी सारा पार्ट था पिछली बार, जैसे इस बार साइंस में पूरी केमिस्ट्री घुसा दी थी, ठीक है। इसी तरह से मैथ्स का पिछली बार बहुत ज्यादा पार्ट था। स्टेटिस्टिक्स के 5 क्वेश्चन थे अगर मैं अलग से आपको बताऊं, और रीजनिंग का 1 क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर 5 क्वेश्चन लगभग सेम सा, और जनरल साइंस एंड टेक, इसमें जनरल साइंस और साइंस एंड टेक दोनों, यानी साइंस एंड टेक से रिलेटेड करंट अफेयर्स, और जनरल साइंस से रिलेटेड क्या है, जनरल साइंस है आपकी, ठीक है, यानी जो बेसिक है 6 to 10th एनसीईआरटी जिसके लिए हम रेफर करते हैं, उससे दोनों से मिला के 12 क्वेश्चन। इसके बाद मिसलेनियस से 3 क्वेश्चन। अब देखिए, हम बुक्स देख लेते हैं। जनरल इंग्लिश एसपी बख्शी आप रेफर कर सकते हैं। इंडियन कल्चर के लिए जो सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ते हैं नितिन सिंघानिया, उससे कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए जेसी लियोंग, जो मतलब सिविल सर्विसेज की बुक्स यहाँ पे चलेंगी। मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसके लिए तो स्पेक्ट्रम पढ़ते ही हैं। मेडिएवल एंशियंट आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं। करंट इवेंट्स में जो मंथली मैगजीन्स आती हैं, बिल्कुल जो अच्छे स्टैंडर्ड कोचिंग्स की हैं, विजन की, ठीक है, दृष्टि आईएएस, वाजीराम, तो ये सब चीजें वहां पे चलेंगी, ठीक है। इसके बाद है पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन। इसमें आपको जो ग्लोबल चीजें हैं, यूएनओ यूएसको, ये सारी चीजें जो हैं वो कवर करनी है, ठीक है। उनमें क्या चल रहा है, उनकी क्या नई चीजें हैं, ये भी करंट से रिलेटेड पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है। इसके बाद आती है पॉलिटी का, तो एक ही सॉल्यूशन है, लक्ष्मीकांत, आपको फिर से पढ़नी है। इकोनॉमी के लिए यहाँ पे पिछली बार ईओ में आपने भले ही बुक रेफर ना की हो, लेकिन यहाँ आपको पर्टिकुलर इकोनॉमी की बुक रेफर करनी पड़ेगी, जो रमेश सिंह हो सकती है और भी कोई हो सकती है, ठीक है। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग तो आपने पढ़ी हुई है, वही सारी चीज है। ऑडिटिंग के लिए एक छोटा सा पार्ट इसका अलग हो जाता है, ठीक है, जो आपको ज्यादा भी नहीं पढ़ना, लेकिन उसका बेसिक आइडिया लेना है, ठीक है। इंश्योरेंस के लिए मैंने आपको बताया, जैसा कि इंश्योरेंस के लिए बुक्स आती हैं इंश्योरेंस वाले एग्जाम्स के लिए, उसको आप रेफर कर सकते हो। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ में वही सिलेबस है, कुछ डिफरेंस नहीं है। प्याली घोष से आप कर सकते हो, जो पुराने एक्ट हैं, कोड हैं, उनसे कर सकते हो। इसके बाद सोशल सिक्योरिटी, इसमें सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड स्कीम्स आएंगी,
और क्या आएगा, सोशल सिक्योरिटी की जितना पार्ट है लॉज और कोड्स में, लेबर लॉज और कोड्स में, ठीक है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में सब कुछ आ गया, ठीक है, इंक्लूडिंग परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, आपका पूरा एप्टीट्यूड पार्ट प्लस स्टैटिक्स प्लस रीजनिंग, ये सब आपका अच्छा रोल वहां पे प्ले करेंगे। कंप्यूटर 5 क्वेश्चन जो थोड़े से आप स्टैंडर्ड बढ़ा लीजिए, मतलब ईपीएफओ से हर चीज का, क्योंकि उसका सीनियर पोस्ट आप इस तरीके से सीधे से देख सकते हैं, तो हर चीज का थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा के चलिए। अगर आपको उसके ही क्वेश्चन टफ लगे हैं तो इसके और टफ लग सकते हैं, इसलिए आपको फिर और आपको पढ़नी पड़ेगी बुक। इसके बाद जनरल साइंस एंड टेक, जनरल साइंस एनसीईआरटी, साइंस एंड टेक के लिए यही जो मैगजीन्स है मंथली मैगजीन्स, उनके ही साइंस एंड टेक वाला पोर्शन, और जो भी करंट इवेंट्स हो रहे हैं उनमें साइंस एंड टेक की जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी आज काफी चल रही है, ठीक है, और उसकी टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इसके बाद है मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या आता है, मिसलेनियस में वो आता है जो इन सब में नहीं है, और अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए अलग से तो उसको हम मिसलेनियस में डाल देते हैं। जैसे अभी रामसर साइट्स आ गई ईपीएफओ में, जहां उनका कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं ग्लोबल इवेंट से रिलेटेड, चीजों से रिलेटेड, ठीक है। जैसे आपसे एनवायरनमेंट का अगर कुछ पार्ट पूछ लिया, कुछ रिलेटेड टर्म्स पूछ ली, तो वो आप मिसलेनियस में कह सकते हैं। तो इस तरीके से 120 क्वेश्चंस का पार्ट बनता है, जिसमें से कुछ टफ रहते हैं, कुछ सिंपल रहते हैं, ठीक है, और इसी तरह का पेपर रहता है, और यहाँ पे आपको स्कोर करना होता है पेपर के हिसाब से। अब हम देखते हैं जो आपने पहले देखा यूपीएससी की स्कीम, फिर जो मैंने डिवाइडेशन किया नंबर्स का सब्जेक्ट के हिसाब से, अब आप देखिए इसका पेपर। पेपर मैंने आपको इसका पहले भी दिखाया, लेकिन हमने जल्दी जल्दी में देखा है, और आज हम इसको अच्छे से देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए एलिमेंट्री इंग्लिश के 10 को, सॉरी जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हैं, जहाँ पे ज्यादा टफ नहीं है, एक दो क्वेश्चन जो है उनमें ज्यादा कलाकारी की गई है, बाकी जो है वो सही हैं, ठीक है, मीन्स जैसे आते हैं वैसे ही हैं। इसके बाद में चालू होता है हमारा 11 क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में जमाना है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, वियतनाम वार, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फर्स्ट गल्फ वार, वर्ल्ड वार वन, यानी कि मिक्स है इंडियन और वर्ल्ड का। यहाँ पे देखिए ब्रांच ऑफ स्कॉलरशिप दैट फ्लरिश्ड इन यूरोप पर्टिकुलरली फ्रॉम 15 टू द 18th सेंचुरी, तो ये कल्चर और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्त्री धन के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ईपीएफओ ईओ के पेपर से हम ये कह सकते हैं कि यूपीएससी हर बार स्कीम चेंज करती है, वो तो है ही, साथ में अगर वो कोई एक पैटर्न लेके आती है तो वो उस पैटर्न को कम से कम एक साल, कम से कम एक सेशन फॉलो करती है। तो अगर इसी सेशन में ये पेपर आपका आता है तो प्रीलिम्स हो गया सिविल सर्विसेज का, और ये हो गया जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर है उनमें आपको ईओ की तरह की स्कीम जो है देखने को मिल सकती है, यानी थोड़े से अलग हटके करंट अफेयर्स फैक्चुअल बेस भी आ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए उस टाइम डिग्रेडेशन मतलब कुछ डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो यहाँ पे पूछा गया है कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का नंबर। इसके बाद ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वेस्टर्न घाट के बारे में क्या सही नहीं है, अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है, नो इंडिया प्रोग्राम करंट अफेयर्स है। इसके बाद ये स्टेटिस्टिक्स है, 19 क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है, इकोनॉमी से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बहुत सारी वेराइटी है, 17-18 सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत सारी वेराइटी यहाँ पे है, ठीक है। फिर से केमिस्ट्री आ गई है, ठीक है, इकोनॉमी है। तो इस तरीके से ये पार्ट जो है चलता रहेगा, जो बड़े बड़े पोर्शन है इसमें, ठीक है। इसके बाद में देखिए यूएनओ से रिलेटेड क्वेश्चन है, अपार्थीड क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्लेज अ ग्रेट रोल इन एनी इकोनॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैज द हाईएस्ट इलास्टिसिटी। अब इस क्वेश्चन को आप कहाँ पे काउंट करोगे, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कार्बन फुटप्रिंट जो मैंने आपको बोला कि अलग से ही कुछ आ जाए, ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। ये देखिए मैथ्स आ गई है। तो इस तरह से ये इस बार जैसा ईओ के पेपर में भी एक साथ नहीं थे क्वेश्चन, अलग अलग थे, तो फिर यहाँ तो पहले भी अलग थे। प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ये थीसिस किसका है, ठीक है, यानी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर से ये ज्योग्राफी है, फिर से मैथ्स है, फिर से पॉलिटी आ गई है, ठीक है। तो ये पेपर
आप देखिए अच्छी तरह से, अब इसको एनालिसिस करने का टाइम आ गया है, क्योंकि ईपीएफओ ईओ हो चुका है। पहले तो मैं भी आपको ये बोलता था कि पहले ईओ पे कंसंट्रेट कीजिए, लेकिन अब वो हो चुका है, तो आप इसको देख सकते हैं कि इसमें, क्योंकि यूपीएससी के पेपर की एक खास बात होती है, वो जब अंदर बैठते हैं तो कठिन लगता है, बाहर आके सिंपल लगता है, जैसा कि इस बार भी हुआ। तो उसी हिसाब से आपको इसको एनालिसिस करना है कि अगर ये आपको इजी भी लग रहा है या टफ लग रहा है, दोनों ही केस में आपको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। और पैटर्न भी चेंज होगा, ठीक है, पैटर्न भी ऐसा नहीं रहता है, 5 साल पुराना पेपर है, तो पैटर्न भी चेंज होगा, तो उस हिसाब से आपको पूरा स्टडी इसका करना होगा, ठीक है। देखिए इकोनॉमी की काफी भरमार है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि इस बार भी रहेगी, लेकिन जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट तो रहेगा, ठीक है, हट नहीं सकता है। जैसे ईओ में इकोनॉमी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले कर रहा है, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक बुक की ज़रूरत है, ठीक है, उसको करने के लिए। साइंस एंड टेक, जनरल साइंस, ये आप जो पहले तरीका किया उससे कर सकते हैं, मंथली मैगजीन से और एनसीईआरटी से, ठीक है। ये देखिए फिर से अकाउंटिंग, सॉरी, इकोनॉमी है, मैथ्स के क्वेश्चन हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के बारे में है, जो हमने ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कहा, ठीक है। हिस्ट्री है, एस राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले कौन थे, कौन सा पद उन्होंने संभाला था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, मैथ्स के क्वेश्चन आ गए हैं अब। तो इस पेपर को देखा जाए तो यहाँ पे तो मैथ्स और इकोनॉमी दो बड़ी चीज़ें लग रही हैं, लेकिन ये चीज़ें बदल सकती हैं। अब देखिए आईआर के भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो बदल तो सब कुछ सकता है। आपने देखा कि कभी भी सिलेबस के आधार पे ही आप सिर्फ उतना ही करो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां से आएगा। आप भी अपने एफर्ट्स लगाने होंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि आप सिक्योर कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट टेस्ट से ही अपनी सीट को सील कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको नंबर लाने होते हैं अच्छे, ठीक है। जैसा कि ईपीएफओ ईओ में अभी काफ़ी लोगों के अच्छे नंबर हैं, तो वो अगर उनका 100 भी जाएगा इंटरव्यू, तो उनका काम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह का ये पेपर है, यहाँ पे भी 75-25 वेटेज है, यहाँ पे भी आपका 75-25 वेटेज के साथ में क्या है, एक ही पेपर है और उसके बाद में इंटरव्यू है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे कॉमन है, तो सेम पैटर्न पे ये पेपर टेकिंग जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है, वो बिल्कुल सेम है। तो उसी आधार पे अगर आपकी तैयारी है, ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा डीआई का भी क्वेश्चन है, तो उसी आधार पे अगर आपकी तैयारी है, करते हैं आप उसी आधार की तैयारी, तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं। वही सारी चीजें आपको रिपीट करनी है 75-25 के रेशो के साथ, और इंटरव्यू सिर्फ आपको आगे देना है। पिछली बार भी इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा थी, 65% थी। इस बार तो 5 साल में तो कंपटीशन बढ़ता ही है, जनसंख्या बढ़ती है, सब कुछ बढ़ता ही है, तो पेपर टफ और ज़्यादा रहेगा, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि कट ऑफ उसको ज़्यादा नहीं बढ़ने देनी है। हाईएस्ट इसकी कट ऑफ गई 65%, तो वो भी यूपीएससी को मेंटेन करना है, तो इससे भी टफ हो सकता है, और पार्ट हो सकते हैं, और वैरायटी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान देना है। तो ये पेपर था आपका एपीएफसी का, ठीक है, जो आपने देखा, और ये इसका वेटेज था, ठीक है। ये वेटेज यहाँ से चेंज भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बोला। अब जो नोटिफिकेशन की बात है, या आप लोग मुझसे लगातार बोल रहे हैं कि सर और लोग जो है वो बैच लॉन्च कर रहे हैं, वो लोगों ने स्टार्ट कर दी है पढ़ाना, और उन लोगों ने बैच लॉन्च कर दिए हैं, तो आप भी कर दीजिए जल्दी से। तो देखिए यूपीएससी के मैटर में जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए, तब तक ये नहीं कह सकते कि कुछ भी श्योर है। तो इसलिए बच्चे इकट्ठे करने के लिए फिर जल्दी से, मतलब सारे बच्चे ले लेने के लिए, अगर पहले से कोई कोर्स स्टार्ट कर देता है, या फिर उनके पास कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन है कि भाई इस डेट पे आने वाला है, तो वो ज़्यादा तेजस्वी लोग हो सकते हैं। महान तेजस्वी लोग वैसे भी बहुत भरे पड़े हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो मैं इतना तेजस्वी नहीं हूँ, मेरे पास कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, मैं क्लियर आपसे कह रहा हूँ। और मेरे हिसाब से लगभग ये नवंबर के आसपास आना चाहिए, और अप्रैल के आसपास इसका पेपर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बिना नोटिफिकेशन के अभी मैं इसको स्टार्ट कर दें और पता लगे कि ये नहीं आए नवंबर तक भी। तो उसके बीच में मैं आपसे यही कहूंगा कि जो आपने पेपर भर रखे हैं, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का भर रखा है, ठीक है, एएसआरबी का भरा हुआ है, ईएसआईसी का भरा हुआ है, या कुछ और आपने भरा हुआ है, हरियाणा सिविल सर्विस, अभी बहुत सारी चीजें हैं ऐसी बीच में जिनको जिन पे आपको जाना चाहिए। इन केस आपने कोई और पेपर नहीं भरा हुआ है, तब
आपको इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो इसके बेसिक चीजें हैं, जनरल साइंस मतलब जो जीएस वाला पार्ट है, जनरल साइंस है, मैथ्स है, उनको आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी होगा और किसी भी एग्जाम में भी वो आपको फायदा पहुंचाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मुझसे तो बहुत बार आप कह चुके हैं और मैंने सबको यही कहा है, मैं वीडियो के माध्यम से भी यही कहना चाहता हूँ कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा मैं इसको चालू नहीं करूंगा, ठीक है। नोटिफिकेशन के बाद आपका अच्छे से करवाएंगे, ठीक है। लेकिन किसी को मिसगाइड करना या फिर गलत चीज करना, बेवकूफ बनाना, वो होता नहीं है मुझसे। इसलिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जब तक मतलब सामने नहीं होंगी चीजें, तब तक मैं इसको स्टार्ट नहीं करूंगा। आप स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी जब तक जो भी बीच में पेपर हैं, एसआरबी है और हाई कोर्ट का पेपर है, उस सब के लिए मैं आपको गाइड करता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा। लेकिन एपीएफसी की जहां तक बात है, तो इसके लिए नोटिफिकेशन का वेट ही मैं कर रहा हूँ, और मैं आपसे भी कहूंगा आपको करना चाहिए। तब तक अगर आपके सामने कोई और पेपर नहीं है तो आप कर सकते हैं किसको, इसको तैयार कर सकते हैं, इसके बेसिक टॉपिक जो हैं वो तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, यही सब मुझे आपको बताना था। आई होप आपको एक क्लियर आइडिया मिला होगा एपीएफसी सिलेबस, स्ट्रेटजी, बुक्स, ऑल चीजों के बारे में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।